दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारी। विभा जी रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। इतने में उनके छोटे भाई साहब रघुनाथ जी पधारे। बहना क्या कर रही हो? आवाज़ सुनते ही विभा दौड़कर बरामदे में आ गई। अपने भाई को देखकर बड़ी खुश हो गई। उनके भाई ने हाल चाल पूछा और आकर विभा के हाथों की बनी कचौड़ी झट से उठा करके खाने लगे। सुष्मिता स्कूल गई थी और साहिल इंटर कॉलेज में चपरासी की नौकरी पर गया था। दोनों भाई बहन आपस में बात करने लगे। रघुनाथ जी कहने लगे, बहन मैं साहिल के लिए लड़की देख कर आया हूँ। लाखों में एक है, सीधा साधा अच्छा परिवार है। पिता प्रोफेसर हैं और वे आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं उनका मकान है। दहेज तो ज़्यादा मिलेगा और लड़की यूं समझिए चाँद का टुकड़ा है। शक्ल सूरत में भी ही नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी फर्स्ट क्लास है। अंग्रेजी में एमए पास है। तू बहुत दिनों से कह रही थी कि ना साहिल की शादी कर दो। बस अब चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म चलाया करना। विभा जी ने आश्चर्यचकित नज़रों से देखा। 8 साल हो गए उसे विधवा हुए। 40 वर्ष की उम्र में वह 80 साल की बुढ़िया दिखाई पड़ने लगी। कौन जानता था कि अश्विन अकस्मात चल बसेंगे। वह एक डॉक्टर थे। 20-30 हजार रुपये कमा लेते थे। मकान अपना होने के कारण घर का खर्च किस तरह चल जाता था। साहिल पढ़ाई में शुरू से ही होशियार ना था। 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वह 18 वर्ष का था। अस्पताल के डॉक्टरों ने दया करके साहिल को चपरासी के पद पर नौकरी दे दी। साहिल पिछले 3 सालों से विवाह चाह रही थी कि कहीं साहिल का शादी रिश्ता तय हो जाए। घर का कामकाज उसे ढंग से संभालना नहीं था। कहीं बातचीत चलती तो रिश्तेदार अड़ंगा डाल देते थे। पड़ोसियों ने चुगली करना नहीं भूलते। अश्विन की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बहुत कम हो गया था। विवाह के छोटे भाई रघुनाथ जी एक आध बार जाकर उसका हाल चाल पूछाते थे। रिश्ता लेकर आए तो विभा जी रुआसी गले से कहा, भैया साहिल की शादी में इतनी देर हो रही है तो सुष्मिता हो तो शायद कुंवारी ही रहना पड़ेगा। रघुनाथ जी ने तभी से गांठ बांध ली थी कि जहाँ भी जाते ध्यान रखते। आजमगढ़ में मास्टर प्रदीप ने जब दहेज के अभाव में अपनी कन्या के वर ना मिल पाने की बात कही तो रघुनाथ जी ने साहिल की बात छोड़ दी। छेड़ क्या दी, अपनी ओर से लगभग तय ही कराए थे। विभा बोली, भाई दहेज की तो कोई बात नहीं। साहिल के पिता तो दहेज के सदा खिलाफ थे, पर अपना साहिल तो मैट्रिक पास है। रघुनाथ जी ने इस तरह ध्यान ही नहीं दिया था, पर जब अपनी बात रखते हुए बोले, पढ़ाई क्या नौकरी आजकल किसको मिलती है। अच्छे अच्छे डबल यमे बेरोजगार फिरते हैं। फिर शक्ल सूरत में हमारा साहिल कौन सा ना पढ़ा लगता है। सोमवार को विवाह रघुनाथ के साथ साहिल और सुष्मिता को लेकर लड़की देखने आजमगढ़ पहुँचे। लड़की वास्तव में हीरा थी। विवाह की तो उस पर से नजर नहीं हटती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरा रंग, छरारा शरीर, सरल स्वभाव और मृदुभाषी जलपान और इधर उधर की बातों के बाद लड़की वाले साहिल के परिवार वालों को आपस में सलाह मशवरे का मौका देने के लिए एक एक करके खिसक गए। साहिल घर से सोच कर चला था कि लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल कर मना कर दूंगा। यमे पास लड़की से विवाह करने में वह हिचकिचा रहा था, पर अंजलि को देखकर तो उसे स्वयं से ईर्ष्या होने लगी। सुष्मिता का मन कर रहा था कि चट मंगनी पट ब्याह कर भाभी को अभी अपने साथ अलीगढ़ लेते चले। विवाह को ही कोई कसर दिखाई नहीं दी, पर वह सोच रही थी कि यह लड़की घर के कामकाज में उसका हाथ क्या बटा पाएगी। रघुनाथ ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से विभा की ओर देखा तो वह सहज हुई। बोली, भाई इन लोगों से भी तो पूछ लो
कि उन्हें लड़का पसंद है या नहीं। साहिल की पढ़ाई के बारे में भी बता दो, बाद में कोई यह ना कहे कि हमें धोखे में रखा। रघुनाथ भी उठकर भीतर गए। वहाँ लड़के के संबंध में ही बात हो रही थी। लड़का सबको पसंद था, अंजलि की भी मौन स्वीकृति भी। रघुनाथ जी ने जब साहिल की पढ़ाई का उल्लेख किया तो प्रदीप जी के मुख से एकदम निकला, ऐसा लगता तो नहीं। फिलहाल अपना निर्णय देते हुए बोले, मेरे कितने ही एमए पास विद्यार्थी कई साल से बेकार पड़े हैं, चपरासी तक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पर अधिक पढ़े लिखे होने के कारण वहाँ भी न कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। अंजलि की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, अंजलि के मुख पर पल भर को सिकन अवश्य आई, पर फिर तत्काल ही वह बोल उठी, जैसा तुम ठीक समझो माँ। शायद उसे अपने परिवार की सीमाएं याद थी और वह हुई समस्या को फिर से मुश्किल पहेली नहीं बनाना चाहती थी। रघुनाथ के साथ प्रदीप जी भी बाहर आए। समधिन से बोले, आपने क्या फैसला किया? विभा बोली, लड़की तो वह आपकी हीरा है, पर उसके योग राज मुकुट तो हमारे पास है नहीं। प्रदीप जी गदगद होते हुए बोले, गुदरी में ही लाल सुरक्षित होता है। विभा जी ने बाजार से मिठाई और नारियल मंगाकर अंजलि की गोद भर दी। अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर अंजलि की उंगली में पहना दिया। रिश्ता पक्का हो गया। 5 महीने के बाद उनका विवाह हो गया। मास्टर जी ने बारातियों की खातिरदारी बहुत अच्छी की थी। अंजलि को भी उन्होंने गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं भी दी थी। शादी के बाद अंजलि 1 सप्ताह ससुराल में रही। बड़े आनंद में समय बीता। सबने उसे हाथों हाथ लिया। जो देखा प्रभावित हो जाता है। अपनी इतनी प्रशंसा अंजलि ने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी, पर एक ही बात उसे अखरती थी, साहिल का उसके सम्मुख संकोची बने रहना, हर बात में सकुचाना। अधिकार पूर्वक वह कुछ कहता ही नहीं था। समर्पण की बेला में उसने ही जैसे स्वयं को लुटा दिया था। साहिल को हर बात में आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। पत्नी से कम पढ़ा लिखा होने से साहिल में इन दिनों एक हीन भावना घर कर गई थी। हर बात में उसे लगता है कि नहीं कहीं यह उसका गंवारपन ना समझ आ जाए। वह बहुत कम बोलता और खोया खोया रहता। 1 महीना बीत जाने पर अंजलि दोबारा ससुराल आई तो विवाह की धूमधाम समाप्ति हो चुकी थी। इसी बीच तमाशा देखने के शौकीन विभा जी और साहिल के कानों में सैकड़ों तरह की बातें फूके जा चुकी थी। विभा जी से किसी ने कहा, बहू की सुंदरता को क्या चाटोगी? कोई बोला, कल को ही पति को लेकर अलग हो जाएगी, वह क्या तेरी चाकरी करेगी? किसी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां घर की काम से मतलब नहीं रखती, इसे तो बस फैशन और सिनेमा की बातें कर लो, तुम माँ बेटी खता खाओगी। किसी ने टिप्पणी की, तुम तो बस रूप पर मुग्ध हो गई, नगदी के नाम पर क्या मिला ठेंगा, कल को तुम्हें भी तो सुस्मिता के हाथ पीले करने हैं। किसी ने कहा, साहिल को समझा देना, तनख्वाह तुम्हारे ही हाथ पर लाकर रखे। किसी ने सलाह दी, बहू को शुरू से ही बस में रखना, हमारी तुम्हारी जैसी बहुएं अब नहीं आती हैं, खेली खाई होती हैं। तुम अपनी बहू से खूब काम करवाना, नहीं तो मनबड़ू हो जाएगी। जितने मुंह उतने ही बातें। पड़ोसियों और सहेलियों ने ना जाने कहाँ कहाँ से झूठा किस्सा सुनाकर विभा जी को जैसे महाभारत के लिए तैयार कर दिया। वह भी सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लानी चाहिए थी। इधर साहिल तुच्छ भावना से ग्रस्त था। कुछ साथियों ने खामा खा कर परेशान कर दिया था। कोई वही कहता, मियाँ तुम्हें तो इज्जत करके बोलना पड़ता होगा। कोई कहता, भाई सूरत है ही या सीरत भी।
कोई कहता पढ़ी लिखी लड़कियां लाज हया तो सब कॉलेज की पढ़ाई में फिदा हो जाती हैं। वह तो साहिल को भी चौराहे पर बेच आएगी। दूसरा कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कान में फुसका भया हाथ भी रखने देती है या नहीं। अंजलि जब दोबारा ससुराल आई तो माँ बेटे ने किसी अप्रत्याशित घटना की कल्पना कर रहे थे। दोनों का कलेजा धड़क जाता था और भी अपने निर्णय पर सब कपा जाते थे। वास्तव में कुछ और ही हुआ। अंजलि के हाथों की मेहंदी अच्छे तरीके से छूटी नहीं थी कि अंजलि कमर कसकर घर के कामों में जुट गई। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना जैसे काम उसने अपने मायके में नहीं किए हुए थे, पर यहाँ वह बिना संकोच के सभी काम करती थी। मोहल्ले वालों ने कहना बदला, अब उन्होंने कहना शुरू किया, गौने वाली बहू से ही चौका बर्तन झाड़ू पोछा करवाना शुरू कर दिया। 4 दिन तो बेचारी को चैन से बैठने दिया होता। सास ने काम का बंटवारा कर लेने पर जोर दिया, पर अंजलि नहीं मानी। उसने घर की आर्थिक स्थिति का भी पूरा ध्यान दिया। इसलिए जब विभाजी एक दिन घर का काम करने के लिए किसी नौकरानी को पकड़ लाई तो अंजलि इस शर्त पर उसे रखने को तैयार हुई थी, सुष्मिता की ट्यूशन की छुट्टी कर दी जाए, वह उसे स्वयं पढ़ाएगी। सुष्मिता हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छमाही परीक्षा में वह अंग्रेजी और गणित में फेल थी, तो साहिल ने उसे घर पे पढ़ाने के लिए एक सस्ता सा मास्टर रख दिया था। मास्टर केवल बीए पास था और पढ़ाते समय उसकी कई गलतियां खुद अंजलि ने महसूस की थी। 1000 का ट्यूशन छुड़ाकर नौकरानी को 600 देना महंगा सौदा भी नहीं था। अंजलि के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि सुष्मिता भी खुश थी। 1 महीने में ही सुष्मिता की गिनती क्लास की अच्छी लड़कियों में होने लगी। जब सहेलियों ने उससे सफलता का रहस्य पूछा तो उसने तो अपनी भाभी की बहुत प्रशंसा ही की। थोड़े ही दिनों में मोहल्ले की कई लड़कियों ने अंजलि से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। विवाह को पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर बढ़ती हुई महंगाई में वह घर आई। लक्ष्मी लौटाने को मन नहीं हुआ। सोचा बहू का खर्चा निकल जाएगा, साहिल की बदी बधाई तनख्वाह में और काम हो जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन बंद हो गए। इन दिनों साहिल अपनी छुट्टी के बाद तहसील में आकर एक लेखपाल को पकड़ लिया और कुछ कागज उनका तैयार करके दे देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। अंजलि ने कुछ कागजों को आप घर पर भी लाया करे और सुबह जाते ले जाया करे। कोई जरूरी काम हो तो रात को घूमते हुए जाकर वहाँ से दे आए। अंजलि भी उसमें भी उसका सहयोग करा देती थी। अब पर्याप्त आय होने लगी। सुष्मिता हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई तो सारे स्कूल में धूम मच गई। स्कूल में जब वह रहस्य प्रकट हुआ कि इसका सारा श्रेय उसकी भाभी को है तो प्रधानाध्यापक ने अगले ही दिन अंजलि को बुलावा भेजा। एक अध्यापिका का स्थान रिक्त था। प्रधानाध्यापक ने अंजलि को सलाह दी कि वह उस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेज दे। 15 दिनों के बाद उसे उस पद पर अंजलि की नियुक्ति हो गई। अंजलि जब इस नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। अंजलि अब दिन में स्कूल की नौकरी करती और रात को तहसील के उस कागजों को भी तैयार करके देती। घर की आर्थिक दशा सुधर रही थी, पर साहिल स्वयं को अभी हीन भावना महसूस करता था। प्यार के नाम पर अंजलि उसकी श्रद्धा ही प्राप्त कर रही थी। एक रात जब साहिल उन कागजों को तैयार कर रहा था तो अंजलि ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुनिए। साहिल का हृदय धक धक करने लगा। अब आप यह काम छोड़ दे, पैसे की तंगी तो अब नहीं है। साहिल के हृदय में उथल पुथल मच गई। शांत होकर बोला, पर अब 2 आदत बन गई है, बिना काम किए नींद नहीं आती। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ। सुष्मिता की इंटर की पढ़ाई के लिए सारी किताबें खरीदी जा चुकी है। आप प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए
के रूप में इंटर का फॉर्म भर दे। साहिल का चेहरा अनायास लाल हो गया। उसने असमर्थता जताते हुए कहा, इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए, अब पढ़ने में कहाँ मन लगेगा। अंजलि ने उसके निकट खिसक कर कहा, पढ़ते तो आप अभी हैं और लिखते भी तो आप अभी हैं। अब उसकी जगह पर आप पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है। साहिल 3-4 दिनों तक परेशान रहा, फिर उसने फॉर्म भर दिया। पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा, पर अंजलि प्रत्येक विषय को इतना सरल बना देती थी कि साहिल का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। साथियों ने ताना देते हुए कोई कोई उसे कहता कि वह तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम हो गया है, यह दिन मौज मस्ती के हैं। पर साहिल सुनी बात को अनसुनी कर देता। इंटर द्वितीय श्रेणी में पास कर लेने के बाद तो उसने स्वयं कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बीए में उसकी प्रथम श्रेणी केवल 5 नंबरों से रह गई। विभा जी को समझ में नहीं आता था कि बहू ने सारे घर के काम और जिम्मेदारी सब संभाल लिया है। साहिल के पिता हार गए थे, पर साहिल को पढ़ाने में कामयाब ना हो पाए। पर बहू ने साहिल को पढ़ाने के लिए उत्साहित कर दिया। साहिल ने एमए संस्कृत विषय में प्रवेश लिया। इस प्रकार अब तक पढ़ाई में अंजलि से जो सहायता मिल जाती थी, उससे वह वंचित हो गया। पर अब तक उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास जाग उठा था। वह पढ़ने की तकनीक जान गया था। अंजलि भी यही चाहती थी कि वह संस्कृत में एमए करे, अन्यथा उसकी हीनता की भावना दूर नहीं होगी। अपने बूते पर एमए करने पर उसका स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह स्वयं को कम महसूस नहीं करेगा। वही हुआ। दैनिक जागरण में अपना एमए रिजल्ट देखा तो सुष्मिता अपनी सहेली के घर गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। अंजलि घर की सफाई कर रही थी। साहिल ने समाचार पत्र की ओर फेंकते हुए कहा, प्रथम श्रेणी द्वितीय स्थान। और इससे पहले कि अंजलि समाचार पत्र उठाकर परीक्षा फल देखती, साहिल ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में उठा लिया और खुशी से कमरे में नाचने लगा। उसकी हीनता की ग्रंथि टूट चुकी थी। आज वह स्वयं को किसी से कम महसूस नहीं कर पा रहा था। विश्वविद्यालय में उसे ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, यह गर्व की बात थी। उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। अंजलि का चेहरा पहले प्रसन्नता से खिला, फिर लज्जा से लाल हो गई। आज पहली बार बिना मांगे उसने पति का संपूर्ण प्यार प्राप्त हुआ। इस अधिकार की वह कितने दिनों से कामना कर रही थी। विवाह के दिन से ही अपनी इस उपलब्धि पर उसकी आंखों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। इस तरह से अंजलि ने अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।